बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल व्यू में मैं हूं आपके साथ नाजिया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इन दिनों सऊदी अरब के निहायत अहम दौरे पर हैं। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 9th जो एडिशन है वो इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कुछ देर कबल एक आला सतह का मुबाहिसा था, उसमें वज़ीर आज़म ने शिरकत की और इजहार ख्याल किया। और वज़ीर आज़म ने ऑन द होल अगर मैं उसको समराइज़ करूँ तो दुनिया को ये बताया कि किस तरह पाकिस्तान मौशी सफ़र अपना तय कर रहा है और जो चैलेंजेस हैं उससे नौबत आजमा है। और ख़ास तौर पर यह भी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अपनी गलतियों से सीख कर अब आगे बढ़ रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड वज़ीर आज़म की जो आला सऊदी क़यादत है उनसे मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म की निहायत अहम मुलाकात हुई, 1-on-1 मुलाकात हुई सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से। एक्स पर वज़ीर आज़म ने इसका तस्करा किया और कहा कि उनके साथ जो मुलाकात है निहायत खुशगवार माहौल में हुई। इस मुलाकात की अगर मैं बात करूँ नाज़रीन, तो इस मुलाकात में दोनों ममालिक के जो 8 धारियों पर मुहित ताल्लुकात हैं उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे वुसअत पैदा की जा सकती है, इस पर तबादला ख्याल हुआ। और ख़ास तौर पर जो एलामिया सामने आया है उसको समराइज़ मैंने किया है। मज़ीद इस पर हम बात करेंगे, अपने तजकार से उनका राय लेंगे। उस पर यह बात हुई है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो इक़्तिसादी ताउन है, यानी कि जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, उसका जो फ्रेमवर्क है उसको शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया है। इस फ्रेमवर्क के तहत और जिसका मकसद है ख़ास तौर पर तिजारत, सरमायाकारी और जो तरक्याती ताउन है उसको फ़रोग़ देना है। इसके अलावा तवानाई, सनत, कानकनी, IT, सयाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ भी ये तरजीही शोबे हैं जिस पर दोनों ममालिक मिलकर काम करेंगे। इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे मेरे एक्सपर्ट, मेरे पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका उनके साथ मौजूद हैं। शनीला अमार साहिबा, बहुत शुक्रिया शनीला आपने हमें ज्वाइन किया है। और आगा इकरार हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आगा साहब आपने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। सबसे पहले मैं साफ़ी साहब आप ही से जानना चाहूँगी, कुछ देर कबल वज़ीर आज़म ने आला सतह का जो मुबाहिसा है उसमें शिरकत की और इजहार ख्याल किया। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम का जो सफ़र है उस हवाले से वज़ीर आज़म ने डिटेल सामने रखी, क्या क्या इस्लाहात हैं FBR के हवाले से, फिर माहौलियाती तब्दीली का जिक्र किया और भी चीज़ें। ख़ास तौर पर जो उनकी लाइन जो भी मैंने अपनी इंट्रो में भी कही कि हम अपनी गलतियों से सीख कर अब आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया नाजिया। बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब कल ही से सऊदी अरब में मसरूफ़ है और आज शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद अब इस बहुत बड़े प्लेटफार्म पे जो कॉन्फ्रेंस है इसमें उनकी शिरकत जो है वो इंतहाई अहम पेशरफ्त है। और आपने दुरुस्त कहा कि इसमें वज़ीर आज़म साहब ने आगाज़ ही इस बात से किया कि अगर हम अपने माजी से अपने माजी की गलतियों से नहीं सीखेंगे तो आगे बढ़ने का सही रास्ता नहीं चुन सकते। यही ही इस कॉन्फ्रेंस का थीम है कि क्या इंसानियत दुरुस्त सिमत में है। पाकिस्तान ने अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए, मैंने कल भी आपके सामने गुजारिश रखी थी कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में अपने ज़मीनी जो हक़ाइक़ है और जो हमारी तरजीहात है उसके साथ शरीक हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में 8000 से ज़ायद मुख्तलिफ़ कंपनीज़, उनके सरबराहान, मुख्तलिफ़ ममालिक और इदारे शामिल है। पाकिस्तान ना सिर्फ नए मौक़ों के तलाश में इस कॉन्फ्रेंस में गया है बल्कि पाकिस्तान के हाँ जो मौक़े है, जो हमारे माइंस एंड मिनरल के शोबे में है, जो हमारे सनती शोबे में है, जो हमारे ज़री शोबे में है, और सबसे बढ़कर जो हमारी नौजवान आबादी जो दुनिया के लिए एक वर्क फोर्स की तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, उनकी अहमियत को उजागर करने के साथ वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब में मौजूद है। इस कॉन्फ्रेंस में वो और उनकी खुसूसी टीम जो है वो पाकिस्तान के मफादात के लिए आने वाले वक्तों में मज़ीद सरमायाकारी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब से जो वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है उसमें जॉइंट जो दोनों मुल्कों के बीच में एक फ्रेमवर्क पे, तिजारती फ्रेमवर्क पे जो इत्तेफाक हुआ है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में AI के शोबे में, माइनिंग के शोबे में, पेट्रोलियम के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, और आपने कल हमें याद दिलाया था SIFC और सऊदी अरब की मुख्तलिफ़ कंपनियों के बीच में जो एक लिज़ान बनने जा रहा है, तो
तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये दौरा जो पाकिस्तान की उभरती हुई मईशत है इसके लिए एक संगी मील साबित होगा इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी जो है वो मुहैया कर रहा है। इसके अलावा जो $5 अरब हैं उसका टाइम डिपॉजिट को रोल ओवर करने को भी कहा गया है। ये दोनों चीज़ें किस हद तक आप समझते हैं मददगार साबित होंगी जब हम पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम के इस्तेहकाम की बात करते हैं? तो देखिए ना, ये जो हमारे रिश्ते हैं नाजिया सऊदी अरब के साथ, आप याद कीजिए 1998 में जब हम एटमी धमाका हमने किया तो पूरी दुनिया ने हमारा बाइकआउट कर दिया। तो लेकिन इसके बावजूद हमारी रियासत भी चलती रही, निज़ाम भी चलता रहा। तो कौन पीछे था? यही सऊदी अरब पीछे था, जिसने डेफर्ड पेमेंट पे आपको ऑयल दिए, जिसने आपके जो यानी जो अगर प्रॉब्लम पैदा हुई, आपके जो फॉरेन रिज़र्व्स के मसाइल पैदा हुए, तो आपके साथ सऊदी अरब खड़ा था। इस वक्त जब एक नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया और डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया, तो उस मरहले पर कौन था जिसने पाकिस्तान का हाथ थामा? यही सऊदी अरब था। बिल्कुल। ये बात अपनी जगह पर कि आपके वो रोल ओवर हो रहे हैं, आपके कर्जे, आपके जो आपके बैंक में उनकी पैसे पार्क हैं वो उसकी मुद्दत में इजाफ़ा कर रहे हैं, ये अपनी जगह पर। लेकिन जो उससे बहुत बड़ी बात यह है कि वो आपके दिफाई LI बनने के बाद आप अब उनके बिज़नेस पार्टनर भी हैं। एक बिज़नेस पार्टनर यह है कि वो आपके मुल्क में आके सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं मुख्तलिफ शोबाजात में, और वो अमाउंट इतना ज़्यादा होने की तवक्को की जा रही है जिससे सारे जो मसाइल हैं उन पर काबू पाना मुमकिन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ये कि उनके यहाँ जो मौक़े पैदा हो रहे हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में, और ख़ास तौर पर जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसमें जो कोई वो एक्सेल करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको बराबर के मौक़े मिलेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें जमा इन टोटो चीज़ें आ रही हैं, वो एक अच्छी ख़बर और अच्छी नवीद सुना रही हैं। और आप ये देखें कि हमारे और उनके दरमियान कुर्बत का मामला ये है कि सिर्फ़ एक साल के दौरान बार बार उनके यहाँ से वफूद हमारे यहाँ गए और हमारे यहाँ से वफूद उनके यहाँ गए, और फिर जब वज़ीर आज़म वहाँ गए तो कैसा पुरतपाक उनका खैर मक़दम हुआ, और सऊदी फ़िज़ाइया ने वज़ीर आज़म का तैयारा जो है अपने हिसार में लेकर, ये आपको याद है कि पाकिस्तान ने एक आध मुल्क के क़यादत के लिए ऐसा किया। मुझे अब उस वक्त लड़कपन का ज़माना है, शाह खालिद ने पाकिस्तान का दौरा किया, तो उस मरहले पर पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने शाह खालिद का जो तैयारा था उसे अपने हिसार में लेके लैंड कराया। बिल्कुल, शायद दूसरा वाक़या मुमकिन है कि रजब तैयब एर्दोआन साहब का हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन शाह खालिद का मुझे ख़ास तौर पे याद है। बिल्कुल, आप ये देखें कि यही इज़्ज़त आपके वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वहाँ दी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो रिलेशन जिस सतह पर, जिस मकाम और जिस बुलंदी पर पहुँच गए हैं, उसने न सिर्फ ये कि दोनों ममालिक जो पहले से करीब थे उन्हें मज़ीद करीब कर दिया है, बल्कि उन्होंने मशरिक़ वुस्ता हो या जनूब मशरिक़ी एशिया, इन दोनों की स्ट्रेटजिक पोजीशंस को बदल दिया है। और ये यूँ समझिए कि एक नई तारीख़ लिखी जा रही है इसमें। बिल्कुल ठीक। अच्छा शनीला, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान जो है वो हमें स्पेसिफिकली दो महाज पर बड़ा मुतहर्रिक और बड़ी जामी पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी है, अगर हम बात करें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, उनके एक के बाद एक कामयाब दौरे जिसमें मिस्र है, उर्दन है और सऊदी अरब है, उसके बाद वज़ीर आज़म के एक के बाद एक कामयाब दौरा, जहाँ भी वो गए हैं मरकज़ निगाह बने रहे हैं। पाकिस्तान एक फ़ाते मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने आया है, तो फ़ाते मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर जो इज़्ज़त व पज़िराई दुनिया जिस एंगल से पाकिस्तान को देख रही है वो सबके सामने है। आपको क्या इन दोनों महाजों पे पाकिस्तान एक नई समत में एक बेहतर तरीके से जाता हुआ आगे नजर आ रहा है, जहां पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौकिफ को भी तस्लीम कर रही है, पाकिस्तान को अपने साथ लेकर चलने के लिए भी तैयार है, और पाकिस्तान तो हमेशा उनका दाई भी रहा है? बहुत शुक्रिया नाजिया। नाजिया, बात यह है कि पाकिस्तान जो है ना, एक तो किसी के मुल्क के ख़िलाफ़ किसी एडवेंचर में करने के हक में होता नहीं है। बिल्कुल।
और पाकिस्तान ये भी चाहता है कि हमारे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसी चीज ना हो, लेकिन जब होगी तो हमें अपना दिफा करना आता है। तो पाकिस्तान तो अमन का प्यामर है। इसी वजह से अगर आप देखें कि जब ये फ़लस्तीन का मामला हो, जिस फोरम पे भी होता था, हमारे वज़ीर आज़म उसको जाके उठाते थे कि देखें फ़लस्तीन के अंदर नस्ल कुशी हो रही है। कश्मीर का मामला होता तो उसको हर फोरम के ऊपर जाके उठाते हैं कि यानी कि जहाँ पे भी दुनिया में भी कहीं पे भी जुल्म हो रहा होता है तो पाकिस्तान उसकी बात कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया में अमन कायम हो। बिल्कुल इसी वजह से जब 10 मई को हमारे ऊपर एक जंग जो मुसल्लत कर दी गई थी, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया और पाकिस्तान एक फातेह मुल्क रहा। तो दुनिया को पता था कि पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ी है। वो जो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो पाकिस्तान ने नहीं किया था, वो इंडिया की अपनी एक सियासत थी, अपनी एक चाल थी। जाहिर है मोदी सरकार जब कहीं पे फंस जाते हैं, उनके मुल्क के अंदर जब कोई इलेक्शन आ रहे होते हैं तो उनके पास एक ही ड्रामा रह जाता है कि कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए और उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाए। तो वो इसके बाद वो सियासी तन्हाई का शिकार हुए, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की जो सिविल डिप्लोमेसी है दोनों बहुत कामयाब जा रही हैं। अब आप देखें कि वज़ीर आज़म जो हैं वो उनको हर जगह पे बड़ी अहमियत मिलती है। आप चाहे वो ईसीओ के इजलास के ऊपर जा रहे हो, शंघाई कोऑपरेशन में जा रहे हो, या इधर जो पीस एकॉर्ड हो रहा था फ़लस्तीन के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं तो किस तरह उनकी पजराई हो रही है। बल्कि आप ये देखें कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो जहां पे भी बात करते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की हर जगह पे तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सेंसिबली उनके एडवाइस को माना और उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद कर रहे हैं। जबकि जो हमारा हमसाया मुल्क है वो अभी तक किसी ना किसी एडवेंचर को सोच रहा है, जब डायरेक्ट नहीं कर रहा तो इनडायरेक्टली प्रॉक्सिस के जरिए जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाह रहा है। आप ये देखें कि जो ईसीओ का इजलास था उसमें बड़ी कोशिश कर ली इंडिया ने, लेकिन पाकिस्तान का मौके माना गया और ये माना गया कि जो प्रॉक्सिस के जरिए दहशतगर्दी कर रहे हैं उनकी मजम्मत की गई। बलोचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही थी उसकी मजम्मत जो है वो की गई है। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचा रहा है कि पाकिस्तान क्या चाहता है। देखिए हमारे जो वज़ीर आज़म उनका सीधा सा एक मिशन है कि हमने अपने मुल्क के अंदर तरक्की करनी है और हमने इस हित्ते के अंदर तरक्की लेके आनी है, हमने इस हित्ते को उनका गहवारा बनाना है। इसी वजह से देखें अफगानिस्तान के साथ भी टॉक की जा रही है। इसी वजह से देखें हमने ईरान के ऊपर जब जारियत हुई है तो हमने उसकी मजम्मत की है। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। चाइना के जरिए जो सी पैक है उसके जरिए जो कनेक्टिविटी हो रही है, सेंट्रल एशिया के ममालिक को शामिल किया जा रहा है। वो बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर करें, इसीलिए कि खित्ता अमन का गहवारा बने, इस मुल्क के अंदर माशी एक्टिविटीज़ हों, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी हो, पाकिस्तान जो है उसके अंदर तरक्की हो। 1 पॉइंट के ऊपर फोकस है वो कि मुल्क में अमन कायम हो, खित्ते में अमन कायम हो, इस खित्ते के अंदर सरमायाकारी बढ़े, इस खित्ते के अंदर सरमायाकारी आए, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी, पाकिस्तान तरक्की करे। तो इसी वजह से दुनिया जो है वो अहमियत दे रही है, क्योंकि उनका कोई शरपसंद एजेंडा नहीं है, उनकी कोई शरपसंदी किसी को नजर नहीं आ रही हो, ना ही पाकिस्तान किसी मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी को कोई सपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से जो सारी चीजें हैं हमें पॉजिटिव नजर आ रही हैं, इस वजह से कि पाकिस्तान एक दुरुस्त सिमत के ऊपर गामजन है। बिल्कुल ठीक। आगा साहब, क्या ये मैं कहने में हक बजानिब हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में हमें जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है वो तारीख में एक बेहतरीन जगह पर जाती हुई नज़र आ रही है, बेहतरीन सतह पर नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे जब हम इक्तिसादी लिहाज से बात करते हैं, क्योंकि पूरा फोकस वज़ीर आज़म का और उनकी टीम का मौशी ग्रोथ पर है, मौशी खुद इनसारी पर है, उसी जानिब हमारे कदम बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि हमें फिर चैलेंजेस भी दरपेश हो रहे हैं। जैसे हमारा दुश्मन हमें काफी एक्टिव नजर आ रहा है, कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की तवज्जो हटाने के लिए। बहुत शुक्रिया नाजिया, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। मैं आपकी बात से, यानी कि वो अंग्रेजी में कहते हैं कि आई कैन नॉट आई मीन फर्दर कमेंट, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तारीख के जो पिनाकल टाइम्स होते हैं फॉरेन अफेयर्स के या इंटरनेशनल रिलेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वहाँ पे खड़ा है। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त दी है जो कि एक हर पाकिस्तानी के दिल में काफ़ी अरसे से थी, क्योंकि इस हुकूमत से पहले जो एक कल्ट आया था उसने पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करके रख दिया था। सारा क्रेडिट जाता है हमारी मिलिट्री और सिविल लीडरशिप को, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को और फील्ड मार्शल साहब को, कि इनकी जो स्ट्रेटजी है, जो कि आप कह सकते हैं कि किसी इट्स ए मिक्स ऑफ डिप्लोमेसी विद मिलिट्री डिप्लोमेसी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाब हुई है।
और इस वक्त आपने पूरी लिस्ट सुना दी कि जो हमारी जो लीडरशिप है मिलिट्री और पॉलिटिकल, वो पूरी दुनिया की फोकस बनी हुई है। जी जी। और मिडल ईस्ट हो, नॉर्थ अमेरिका हो, कोई भी जगह हो, इवन फार ईस्ट हो, वो आपके सामने है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख लें कि बांग्लादेश के साथ हमने जिस तरह यकदम हमारा एक रिलेशनशिप जो है वो एक बाउंड बना है, जो कि पिछले आप समझे 50 साल से टूटा हुआ था। सारा क्रेडिट इन्हें जाता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल साहब को। और डेफिनेटली आपने उसमें आगे एक एडिशन भी खुद ही कर दी है कि हमसे हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा जो है वो खौफजदा हो चुका है। इसीलिए उसकी कोशिश है कि मेरे मुंह में खाक किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है, दे नो इट्स वेरी वेल और दे आर वेरी कॉन्शियस और दे आर एट देयर टोज। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ख़ास तौर पे साफ़ी साहब, थोड़ा सा मैं इस पर भी आपकी राय ज़रूर चाहूँगी। नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें, क्योंकि उन्होंने इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के हवाले से ही बात की है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का 20 साल के बाद इक़्तिसादी कमीशन का इजलास होना, फिर कराची बंदरगाह की पेशकश, पाकिस्तान श्रीलंका के साथ समुद्री मईशत के हवाले से इक़दाम और इसी तरह रीजनल ममालिक के साथ, तो पाकिस्तान का पूरा फोकस जो है मौशी इक़्तिसादी तरक्की पर तो है ही, लेकिन पाकिस्तान ये भी चाहता है कि दीगर ममालिक भी इस दौड़ में आगे बढ़े, ना कि जंगों की जिसमें लोगों का नुकसान हो। नाजिया, आपको भी मज़ा आता है कि इंडिया की ज़ख्मों पे नमकपाशी करने का, बांग्लादेश का जिक्र आपने ज़रूर करना है और बाकी आपको करना भी चाहिए। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। भाई आगा साहब ने भी बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में इक़्तिसादी और अस्करी ताल्लुक़ात नई जहत तक पहुंच रहे हैं। और ख़ुसूसन ये जो आज की ख़बर है कि पाकिस्तान ने ऑफ़र की है, बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को ऑफ़र की है कि एक दूसरे के बंदरगाहों को तिजारती मकासद के लिए मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये लार्जर आस्पेक्ट में अगर हम इसको देखें, इसमें आप CPEC को इंक्लूड करें तो आपको बात समझ आ जाएगी। फिर चीन से लेकर बांग्लादेश और बांग्लादेश से फिर लेकर सऊदी अरब तक पूरा पानी आपके ज़ेर इस्तेमाल होगा और आपके फ़ायदे के लिए होगा, दुनिया के फ़ायदे के लिए होगा, तिजारत के नए मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन आपने अपने इब्तदाइया में हमें बता दिया कि तकरीबन 80 साल जो हमारी रफ़ाक़त है वो एक नई रिफ़तों को छू रहा है, उसमें नई बुलंदियाँ पैदा हुई है। तो हम यही तवक्को कर रहे हैं कि अगर इस पूरे जो एक पाकिस्तान का एक दिफाई और एक ताउन का एक नेटवर्क बन रहा है इस खित्ते में, इसमें अगर बांग्लादेश शामिल हो जाए तो आप यकीन जाने कि इससे जनूबी एशिया की किस्मत तो बदलेगी बदलेगी। मिडिल ईस्ट में भी एक नई खुशहाली और एक नए ज़माने का आगाज़ होगा। हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीन का है और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मसला जो है वो कश्मीर का है। आप शायद दूसरे प्रोग्राम के सेगमेंट में बात करेंगी, तालिबान की सरजमीन जो गैर ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, वो एक और तशवीशनाक पहलू है। कश्मीर का मसला हल हो, अफ़गानिस्तान में सुकून हो और साथ में मिडिल ईस्ट में फ़लस्तीनियों को उनका अगर हक़ मिल जाए और बीच में मुसलमान मुल्कों के बीच में जो दिफाई और इक़्तिसादी ताउन का जो एक पाकिस्तान की, मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की सरबराही में ये तमाम चीज़ें हो रही है। इस IFC ने इस ताउन की एक बुनियाद रखी थी और दुनिया को एक विजन दिया था। पाकिस्तान को फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने, मिडिल ईस्ट के सामने पेश किया गया था। और CPEC की सूरत में हम जानते हैं कि चीनी क़यादत को अगर इस बात पे यकीन है और CPEC को अगर उन्होंने अपने BRI का फ्लैगशिप बनाया था, तो हम इस खित्ते की अहमियत को और पाकिस्तान के जोग्राफियाई और इक़्तिसादी और दिफाई हैसियत को बासानी समझ सकते हैं। और आपने जो सवाल उठाया है, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और बांग्लादेश की सूरत में अगर ताउन आगे बढ़ता है तो ये समंदरी रास्ता जो है ये तमाम दुनिया के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेगा। बिल्कुल ठीक।
डॉक्टर साहब, मैं मुख्तसरन इस पर आपकी राय चाहूँगी। ऑन द होल अगर मैं आपसे बात करूँ और आपसे जानना चाहूँ आपकी राय एज अ लेमैन, तो आप क्या ये समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है वो ख़ास तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए फेवरेबल है, फ्रेंडली है, इसमें वो हर्डल्स नहीं है जो पहले माजी में थी और कुछ शिकायत भी हुई थी जिस पर वज़ीर आज़म ने फौरी इक़दाम लिए थे और इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया था कि जितनी भी हर्डल्स हैं उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। SIFC ने इस हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा किया था। जी, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेमैन के तौर पे जवाब दूँ। आप तो एक्सपर्ट के तौर पे जवाब देना डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए, वहाँ से बात शुरू करते हैं जहाँ ख़त्म की साफ़ी साहब जी। जिक्र हो रहा है बांग्लादेश का, मशरक़ वस्ता का और हमारे ख़ित्ते का, और उसके साथ जो एक नई ओपनिंग हो रही है पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की। तो अगर हम इसको ज़रा सा समझ लें तो फिर आपके सवाल का जवाब आज खुद सामने आएगा। ठीक है। क्या है, कोई 100-125 साल पहले हमारे एक बड़े विजनरी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, इकबाल उनका नाम है। उन्होंने कहा था कि खोल आँख, फलक देख, ज़मीं देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो अब ये मशरिक़ से जो सूरज उभर रहा है, ये क्या कह रहा है, इसका पैगाम क्या है? इसका पैगाम मशरिक़ से, यानी आप ताबा खाके काशगर चीन से लेकर के मशरिक़ वस्ता, मशरिक़ वस्ता से लेके अफ्रीका और फार ईस्ट, ये सारा खित्ता बाहम मुंसलिक हो रहा है, समंदर, ज़मीनी रास्तों से, समंदरी रास्तों से, फ़िज़ाई रास्तों से, और कारोबार के, राब्तों के, कल्चरल एक्सचेंज के नए रूट्स बन रहे हैं। और जो पुराने रूट्स कहीं भूल गए थे लोग, जैसे ये हमारा शारा रेशम है, सिल्क रोड, इसको जो भूल गए थे, इसको भी हम एक नई शक्ल दे रहे हैं। तो अगर इसमें इंडिया भी शरीक होता है, अगर अफ़गानिस्तान भी शरीक होता है, तो सो बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ लाएं। आपके लिए भी सरापा रहमत हैं, आपके लिए भी इसकी नेमतें, ये जो नया एक मशरिक़ उभर रहा है, इसकी जो फ़वाइद हैं, इसके लिए आपके लिए भी हाजिर हैं। लेकिन अगर आपने इस खित्ते का शरारती बच्चा बनना है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि बिल्कुल इसी तरह जैसे इस खित्ते ने इंडिया को एक मुर्दा मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया है, बिल्कुल बाकी लोगों के साथ भी यही होगा। और खित्ते में आपको नई तवानाई, सरमायाकारी और एक नया उभार नज़र आएगा, ख़ास तौर पे इक़्तिसादी सूरत में, जिससे इस खित्ते में खुशहाली पैदा होगी। ठीक है। अच्छा शनीरा, पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम की, चलिए इस वक्त ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में चलेंगे दूसरे हिस्से की जानिब, जहां पर एक इंतहाई अहम टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे, इस्तांबुल में होने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं उसका 3rd राउंड कंप्लीट हो चुका। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 4th राउंड, क्योंकि एक राउंड जो है वो दोहा में भी हुआ। तवील मुज़ाकरात, तवील तरीन मुज़ाकरात दोनों मालिक के दरमियान हुए हैं। ये जो भी 3rd राउंड हुआ है इसके बारे में कहा गया है कि गालिबन 18 घंटे के करीब दोनों पार्टीज़ जो हैं वो आपस में बैठ कर बात करती रही हैं, जिसमें अफ़गान तालिबान वफ़द ने, ये काबिल ज़िक्र बात है नाज़रीन, कि मुतअद्दिद बार जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, TTP के ख़िलाफ़ अफ़गान जो तालिबान हैं वो कार्रवाइयाँ करे, BLA है या जितने भी दहशत गर्दाना वहाँ पर तंजीमें काम कर रही हैं उनके ख़िलाफ़ मौसर और ठोस इक़दाम किए जाएँ।
उस पर जो है वो उन्होंने इत्तेफाक किया, मगर एक जो और उसको बुनियादी मसला भी करार दिया। लेकिन होता कुछ यूँ था कि जब उनको इंस्ट्रक्शंस आती थी काबुल से तो उनके जो मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली देखने में आई, और यही एक बुनियादी वजह है जो अभी तक मुज़ाकरात जो है वो हमें कामयाब होते हुए मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान अमन का दाई है, दहशतगर्दी का शिकार रहा, हमने हज़ारों की तादाद में जानें अपनी कुर्बान की हैं, और ये भी काबिल ज़िक्र बात है कि पाकिस्तान अभी तक ये मुसलसल ये काविश और कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात के ज़रिए दोनों ममालिक के माबैन जो है इत्तेफाक राय पाया जाए, और पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन दूसरी जानिब से मुसलसल लेतोलाल से काम लिया जा रहा है, मुसलसल जो है इस बात को तूल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुसलसल हटधर्मी हमें अफगान तालिबान की जानिब से नज़र आ रही है। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। मुसाफी साहब, जो सालिस है वो भी क्लियर है, संजीदा है। पाकिस्तान की संजीदगी तो हमें नज़र आ रही है क्योंकि पाकिस्तान तो विक्टिम रहा है इनकी दहशतगर्द कार्रवाइयों का, लेकिन अफगान तालिबान क्या आप समझते हैं कि संजीदा है इन सारे मामलात में? देखिए, तालिबान संजीदा है या गैर संजीदा है ये तो एक अलग मौजू है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान संजीदा है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के जो बयानात है उसको हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। वो क्या वजूहात है कि पाकिस्तान जो दहाइयों से अफगान तालिबान और अफगान अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा रहा है, और उनकी स्पेशली महाजरीन के हद तक हम उनकी जो तवील तरीन मेज़बानी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, तो अचानक क्या हुआ है कि पाकिस्तानी रियासत जो है वो इस किस्म की बातें कर रहा है। देखिए, अफ़गानिस्तान से सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान को जिस इलाके से है वो लोया पक्ती का उसको कहते हैं, जो सरहदी पट्टी है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का मुतालबा बहुत सीधा साधा है कि या तो तालिबान क़यादत जो है वो TTP का खुद खात्मा करे, जो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ और इस बात पे कायम हूँ कि TTP और अफगान तालिबान का अमीर एक है, तो अपने खिलाफ तालिबान किस तरह कोई इक़दाम उठा सकते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि 18 घंटों के सेशन हो रहे हैं, तो इसकी वजह भी यही है कि पाकिस्तान का मुतालबात जो है, इसके अलावा जो है ड्यूरिंग लाइन का मसला है या जो बाकी वो है, वो गैर ज़रूरी तौर पर अफगान क़यादत की तरफ से वो बात उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई मंतक नहीं बनता। पाकिस्तान का एक ही बड़ा मुतालबा है कि तालिबान TTP का खात्मा किया जाए, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे। जब हम तालिबान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान दाइश और अलकायदा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और उनके बकौल कि वो पाकिस्तान में उनके ठिकाने हैं, तो हम तो इस बात की कोई समझ नहीं है। हम तो उनको बता रहे कि लोया पक्तिका के फ़लाना 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 इलाके में फ़लाना 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 बंदा बैठा है, फ़लाना 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 बंदी की फैमिली बैठी है, ये तंजीम बैठी है, ये इसका कमांडर है, इनको यहाँ से हथियार मिल रहे हैं, यहाँ से हमले कर रहे हैं। तो भाई, अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप बताएं कि दाइश का कौन यहाँ पे बैठा है। अलकायदा का तो सरबराह आपके यहाँ मेहमान बैठा हुआ है, सैफुल आदल आपके यहाँ है, हमारे यहाँ तो ऐसे, अगर हम तो बता रहे कि मुफ्ती नूर वली के खिलाफ कार्रवाई करे, गुलबादर के खिलाफ कार्रवाई करे, हम तो कहते हैं मजीद ब्रिगेड जो कलदम तंजीम है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, कलदम BLA के जो छुपे हुए दहशतगर्द है उनको बेदखल करे, पाकिस्तान के हवाले करे या उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आप भी बताएं, अगर आपने मुज़ाकरात कामयाब बनाने हैं। अफगान तालिबान के पास ये इस्तांबुल मुज़ाकरात जो है आखिरी मौका है। अगर वो इस मौके को गवाएंगे तो जो 2021 में तालिबान इक़्तिदार में दाखिल हुए तो उस वक्त को याद रख के पाकिस्तान इनके पुष्ट पे खड़ा था। और ये हम 40-45 साल की 50 साल की बात नहीं कर रहे, ये 4 साल जिस अंदाज से तालिबान की वजह से जो उनके सरहदी मसले थे, जो पाकिस्तान के साथ तिजारत के मसले थे, नामसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया है। बिल्कुल, तालिबान अपने आप को मजीद तनहा ना करे, अपनी जगह हसाई ना करवाए। सरदार नौरोज खान के ज़माने में पहले बलोच मूवमेंट का जब आगाज़ हुआ
तो पाकिस्तान के मुखालिफ बलोचों को पनाह किसने दी? अफगानिस्तान ने। उसके बाद दूसरे दौर में जब नवाब शेर मोहम्मद बलोच की सरबराही में पाकिस्तान के खिलाफ मूवमेंट टूटी, उसके जो जितने दहशतगर्द थे सारे अफगानियों के मेहमान थे। उसके बाद डॉक्टर साहब को याद होगा पुख्तूनिस्तान नाम की तहरीक में जो मुर्दा घोड़ा था उस पर जान डालने की कोशिश की। अजमल खटक से लेकर अफरासियाब खटक और उस वक्त नैब के लोग जितने भी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें थे वो अफगानिस्तान के मेहमान रहे हैं। आज के ज़माने में मजीद ब्रिगेड आपका मेहमान है, BLA आपका मेहमान है, TTP आपका मेहमान है, ETIM आपका मेहमान है, चीन आपसे नाराज, ईरान आपसे नाराज, ताजिकिस्तान के साथ आपकी झड़पें हो रही है, उज़्बेकिस्तान को आपसे गिला है। तो ये तालिबान अपने साथ बुरा कर रहे हैं। आखिरी मौका है कि मुज़ाकरात के मेज पे बैठे हैं तो आलमी जामनों की मौजूदगी में ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तर्ज़ अमल इख्तियार करें। बिल्कुल आपसे करें, तमाम अपने नेबर कंट्री को छोड़ के वो भारत की गोद में जा बैठे हैं। डॉक्टर साहब, अभी साफ़ी साहब ने बात की कि वो TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते क्योंकि वो उनको सूट करता है, जाहिर सी बात है। फिर ये समझा दीजिए कि दोहा माहिदा उन्होंने क्या सोचकर किया? उन्होंने दोहा माहिदा करके अपने नेबरिंग कंट्री को भी बेवकूफ़ बनाया, आलमी बरादरी को भी बेवकूफ़ बनाया। आलमी बरादरी और जो अक़वाम मुत्तहिदा में बारहा ये रिपोर्ट्स पेश हो चुकी हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो बड़ा फेवरेबल इन्वायरमेंट है दहशतगर्दों की पनागाहों का और वहाँ पर वो फल फूल रहे हैं। देखिए, दोहा माहिदा तो उनकी जान कहीं अटकी हुई थी, उससे निकलने के लिए दुनिया के साथ उन्होंने वादे वईद कर तो आंसरेबल तो है ना डॉक्टर साहब, लेकिन आर्मी बरादरी को? बिल्कुल वो आंसरेबल हैं। और इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है इस्तांबुल में, ये इससे पहले दोहा में, जिसमें सालिसों के तौर पे शरीक हो गए तुर्किया और कतर, ये क्या है? इससे पहले तो ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान या तालिबान रजीम को और उसके तर्ज अमल को लोग पहचानते हैं, लिहाजा वो इस सारे अमल में शरीक हो गए। और कल क्या होगा कि कल अगर तो वो साथ देता है उनका तालिबान रजीम, तो इसका मतलब यह है कि आगे बढ़ने के रास्ते पैदा हो जाएंगे। और अगर साथ नहीं देता है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को दो मोतबर गवाह हासिल होंगे, जो सिर्फ मुस्लिम दुनिया में जिनकी गवाही मोतबर नहीं है, दुनिया भर में जिनकी गवाही मोतबर है। अब ये हो क्या रहा है? देखिए, इस वक्त ये खित्ता हो, मशरक़ वस्ता हो या कोई और इलाका हो, वहाँ दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। ख़त्म हो गई है दहशत गर्दी की गुंजाइश, कहीं नहीं है। लिहाजा अगर कोई इसरार करेगा इस पर, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ये अफ़गान रजीम हो, वो नहीं रहेंगे। उनके लिए गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी और दुनिया से लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। और दुनिया के साथ लड़ाई कौन लड़ सकता है? अभी आप देख रहे हैं कि दुनिया के साथ लड़ाई शुरू की है मोदी ने, तो उसके बाद वो दिल्ली का असीर होकर रह गया है। तो किसी आदमी किसी फोरम में नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा फखरिया कहते हैं कि हमने आलमी ताकतों को शिकस्त दी, और कोई अगर इस बारे में सोचता है तो गलतफहमी में ना रहे कि हमने तो सोवियत यूनियन को भी और दीगर ममालिक की बात करते हैं, अमेरिका जैसे मुल्क को भी हमने नहीं ठहरने दिया अपने मुल्क में। तो इस पर तो वो काफ़ी नाजा हैं कि हम जो है वो इसके लिए भी शायद ऐसा लगता है जहनी तौर पर वो तैयार हैं। वो एक गीदड़ भपकी है, तैयार नहीं है। आलमी ताकतों को शिकस्त दी, सोवियत यूनियन की बात करते हैं, तो बेस कैंप क्या था? कहाँ से उसको असला मिल रहा था? कौन उनको ट्रेनिंग दे रहा था? किसने 40 लाख अफगानों को पनाह दी थी? किसने इन अफगानों को कारोबार करने के यकसा मौके दिए थे? बच्चों की तालीम और ग्रोथ के मौके फराहम किए थे? क्या वो पाकिस्तान नहीं था? क्या वो पाकिस्तान के बगैर ये सब कर सकते हैं? कतई नहीं। लिहाजा ये बात एक बढ़क से ज्यादा कुछ नहीं है। जब आप जमीन पर आएंगे तो पता चलेगा कि आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक झकावा देते हैं, एक बढ़क मारते हैं, लेकिन जब सिचुएशन दूसरी होती है तो फिर ये दुनिया के साथ वादे वहीद करके दोहा मुआहदा कर लेते हैं। अभी भी किसकी दरखास्त पर ये जंग बंदी हुई है? ये फायर किसकी वजह से जंग बंदी हुई है? अफगानिस्तान की दरखास्त है ना। तो अभी भी उन्हीं की दरखास्त पर ये जंग बंदी बरकरार है। अब ज़रा इसको बदल के देखें, फिर देखें दुनिया क्या देखती है और आपका क्या असर होता है। फिर आप बताना कि कौन आलमी ताकत के साथ आप लड़ाई लड़ सकते हैं या नहीं। और एक में गलतफहमी आपकी और आपसे मुराद उनकी तालिबान रजीम की,
कि इन्होंने कोई शिकस्त नहीं दी है बरतानिया को, ऐसा कुछ नहीं है, उनको तावान ही दिए हैं उन्होंने उसको, और उसी और ये जो ड्यूरेंट लाइन खिंची है ये क्या था, ये शिकस्त ही तो थी इनकी। तो एक बात, दूसरी बात ये कि एक बात सिर्फ ये जो पख्तून अभी जिक्र किया साहबी साहब ने, मुर्दा घोड़ा पख्तूनिस्तान का, सबसे पहले ये शायद 50-51 की बात है कि AP फ़कीर को भी इन्होंने हलाशेरी दी थी और उसके नतीजे में उसने बगावत यहाँ की थी। तो फिर जब ख़त्म हो गया तो पीछे हट गया वो। ठीक है। अच्छा शनीला, पाकिस्तान की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ दिया जा चुका, न सिर्फ अफगान तालिबान को बल्कि पूरी दुनिया को। पाकिस्तान एक रेड लाइन ड्रॉ कर चुका है, पाकिस्तान एक इस्टेब्लिश कर चुका है न्यू नॉर्मल, एक हार्ड स्टेट की तरह, कि अगर पाकिस्तान के अमन को कोई खतरा लाहक होगा, कोई पाकिस्तान पर हमलावर होगा तो फिर उसको पूरी कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है पाकिस्तान, इसमें बिल्कुल वाज़ेह है। कन्फ्यूजन हमें अफगान तालिबान की तरफ से नजर आती है, ऐसा ही है? ऐसे ही है नाज़िया, देखें ना, ECO का फोरम हो, मास्को फॉर्मेट हो, अक़वाम मुत्तहिदा से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके सलामती कौंसिल की, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स, सब में ये बात है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पाकिस्तान का जाहिर है दहशतगर्दी के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है कि हमने तो अपने मुल्क का दिफा करना है। बिल्कुल ऐसा। अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये एक तरह से इनको मौका दिया जा रहा है कि देखिए दुनिया में आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। जी जी। अगर आपके मुल्क से इसी तरह दहशतगर्द ऑपरेट करते रहेंगे तो कल को पाकिस्तान हक के दिफा में जब आपके मुल्क के अंदर जाके हमला करेगा तो किसी मुल्क ने आपका साथ नहीं देना है। आपने बात की कि जो सोवियत यूनियन का कहते हैं, अमेरिका का कहते हैं, सोवियत यूनियन में जो सोवियत यूनियन के मुखालिफ ममालिक थे उनकी तरफ से उनको असला मिला था। जो सोवियत यूनियन का असला था उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे अफगान तालिबान जब तक कि उनको अमेरिका की तरफ से असला नहीं दिया गया था। अमेरिकन जंग के अंदर अमेरिकन मुखालिफ कुव्वतें जो थी वो उनकी मदद करी थी। अब ये जंग इन्होंने खुद से लड़नी है, खुद अपने बलबूते पे, जो कि ये नहीं लड़ सकेंगे। तो चाहिए इनको ये कि ये इस जंग से निकलें, ये दहशतगर्दी के जो ठिकाने जो वहां पे बने हुए उनको खत्म करें, दहशतगर्दों को पनाहें मत दें, बल्कि उसके बजाय अपने मुल्क के अंदर काम करें ना, अपने मुल्क के अंदर तरक्की काम करें। खवातीन की जो तालीम पे पाबंदी लगी है उसको हटाएं। दुनिया को तो भी इसको लेके भी रिजर्वेशंस है। अगर पाकिस्तान अपने हक के दिफा के अंदर जाएगा, नुकसान इनका होगा। तजारत रुक गई तो इनको नुकसान मसला बनेगा। खाने जहां से हर चीज जाती है, गंदम जा रहा है, सब्जियां जा रही हैं, फ्रूट जा रहा है, इनके वहां पे सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। महाजरीन यहां से जाने हैं, जो अफगान महाजरीन यहां से, उनकी आबादगारी इनके लिए मसला हो जाएगी और फिर बहुत से इलाकों के ऊपर अफगान तालिबान का अपना कंट्रोल खत्म हो जाएगा और मुल्क मुख्तलिफ, इनका मुल्क जो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि अगर इन्होंने अपने पे कंट्रोल रखना है अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने, तो जो इनके अंदर पॉलिसीज के इख्तलाफात है उनको खत्म करें। मुज़ाकरात में बैठे हैं तो बेहतर तरीके से उसको निगोशिएट करें और अब जो दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहे हैं ये कब से सदियों से, उसको खत्म करें ना। अब ये मामला अब सोच ले कि इन्होंने क्या करना है, या तो इसी तरह चलते जाना है और दहशतगर्दों को सपोर्ट करके लड़ते रहना है, और या फिर अपने मुल्क के अंदर तरक्की जो है उसको लेके आना है। पाकिस्तान तो क्लियर है, पाकिस्तान वन एजेंडा है। दहशतगर्दी के लिए हमने बिल्कुल अब कोई बर्दाश्त नहीं है। हम अपने फौजी जवानों को नहीं बलि चढ़ा सकते, ना अपने सिविलियन को चढ़ा सकते हैं। इनकी खातिर बहुत पाकिस्तान ने इनको साथ दिया है, पाकिस्तान इनका हमायती रहा है, लेकिन अब नहीं हो सकता ना। अब आपको सोचना है, फैसला करना है कि आपने दहशतगर्दी ठिकाने खत्म करने हैं कि नहीं करने, आपने दहशतगर्दों की सपोर्ट खत्म करनी है कि नहीं करनी है, वरना फिर आप तैयार रहें। पाकिस्तान को तो अपना दिफा करना आता है। और शनीला, इसी हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर ले तो इनका दोहरा मयार हमें उस वक्त भी नजर आता है कि एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो दूसरी तरफ स्पिन बॉम्ब और कुर्रम में इनकी तरफ से दोबारा कार्रवाई की गई जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए और हमने इनके 25 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। तो ये जो ड्यूल फेस है ये भी दुनिया को इस वक्त नजर आ रहा है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अमन को रास्ता दे रहा है और चाहता है कि मुज़ाकरात की मेज पर यह मसला हल हो। खैर आगा साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। बार बार अफगान जो तालिबान है जो मुज़ाकरात की मेज पर बैठे, बार बार वो हिदायत लेते हैं काबुल से, जिसकी वजह से मुज़ाकरात से नतीजा खेज साबित नहीं हो रहे। काबुल इनको हिदायत देते हैं, तो काबुल को हिदायत कौन दे रहा है सर? ये काबुल से हिदायत नहीं ले रहे हैं, ये न्यू दिल्ली से हिदायत ले रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको खबर दे देता हूँ, जी जी, ये जो नया लव अफेयर हुआ है ना इसका, न्यू दिल्ली का और काबुल का, जी, जो कि पहले भी था, हमेशा से था, 2006 से था, लेकिन अब जरा ओवर्ट हो गया। उसका पहला नुकसान तो हो गया ना इंडिया को कि एक सेंट्रल एशियन स्टेट जो कि शदीद खिलाफ है तालिबान की हमेशा से, उन्होंने इंडिया को कहा सामान उठाओ, यहां से निकलो, यहां से जो उन्होंने
इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे एक उनको मिली हुई थी, एयरबेस मिली हुई थी। जी जी। तो पहला नुकसान तो हो गया जनाब इंडिया को इस नया ओवर्ट किस्म के लव अफेयर का। अच्छा, सेकेंडली ये मैं आपको बात बताऊं, ये जो भी हुआ है, डिले हो रहा है या पता चल रहा है लोगों को कि अफगान तालिबान बात सुनने को तैयार नहीं है, मैं कहता हूं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसीलिए कि हमारे पे प्रेशर होता था मिडिल ईस्ट की कंट्रियों का, इवन चाइना का, तुर्की का, दोहा का, सऊदी अरब का, यूएई का, कि आप इनके साथ चलें। अब सबको समझ आ गई है कि इनके साथ नहीं चला जा सकता है। वो दहशतगर्द हैं, वो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं और पाकिस्तान ने अपने बच्चों को बचाना है। 1 लाख शहादतें दे चुके हैं जी जी। और पाकिस्तान की किसी जंग, क्या सब कॉन्टिनेंट की किसी जंग में किसी अपना मुल्क ने 1 लाख जो है वो कुर्बानियां नहीं दी होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगा साहब और तमाम तज्ज़ियाकारों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। कैपिटल व्यू से फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।